नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नवीनतम वीडियो लेकर। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उत्तराखंड हिंदी और जीके के मिक्स टेस्ट का। इससे पहले अगर मैं इन मिक्स टेस्ट की बात करूँ तो 6 टेस्ट इससे पहले मैं ले चुका हूँ अपने चैनल के माध्यम से, और आज ये 7वां टेस्ट होने वाला है। और मैं अगर बात करूँ उत्तराखंड के टॉपिक टू टॉपिक टेस्टों की, तो कम से कम 25 से 26 टेस्ट मैं ले चुका हूँ जो अलग अलग टॉपिक के हैं, जैसे आपका चंद्रवंश, पवार वंश, आपका गोरखा शासनकाल, गोरखा कर नीति, और आपके गुफा शैल चित्र और उपनाम, खिलाड़ी, पुस्तकें। तो बहुत सारे टेस्ट हैं जिससे मैंने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर करा रखा है। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाए, मिशन 746 के नाम से हमारी प्ले लिस्ट है। वहाँ पर आपको सभी महत्वपूर्ण वीडियो टेस्ट से रिलेटेड मिल जाएंगी। तो आज की हमारी वीडियो है मिशन 746 के तहत उत्तराखंड हिंदी और आपका जीके का मिक्स टेस्ट है। तो समय को ख़राब ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि आप अपने साइड में एक नोटबुक रख लें, क्योंकि जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताऊंगा उन सभी क्वेश्चन को आपको नोट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड आपके चोपता बुग्याल को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनता है कि महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड आपके कौसानी को कहा है, जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। लेकिन अब एग्जाम का नज़रिया ये बन चुका है UKSSC का कि वो कुछ अटपटे क्वेश्चन देता है। तो इसलिए कभी गढ़वाल का अगर गढ़वाल का स्विट्जरलैंड आ जाए तो आपको चोपता बुग्याल लगाना है, और अगर आ जाए उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड भारत का स्विट्जरलैंड तो आपको लगाना है कौसानी, जिसे महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था अपनी पुस्तक यंग इंडिया के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुमाऊं बोली की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो कुमाऊं बोली की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है उसका नाम है नारी जीवन, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगर मैं बात करूँ लज्जा की, तो लज्जा आपके तस्लीमा नसरीन जी की पुस्तक का नाम भी लज्जा है, और आपके इलाचन जोशी की पुस्तक का नाम भी लज्जा ही है। और अगर मैं बात करूँ समय साक्षी है किसकी है, तो आपके हिमांशु जोशी की पुस्तक का नाम समय साक्षी है। अगर आप चाहते हैं सभी टेस्टों की PDF प्राप्त करना, और आप कुछ अनुभवी हैं और आप अपना रिवीजन चाहते हैं, तो इन PDF को जरूर खरीदें। मात्र 1 रुपये में एक PDF आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेपाल में हिल यात्रा को क्या कहा जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेपाल में हिल यात्रा को कहा जाता है इंद्र यात्रा, या इंद्र यात्रा के नाम से नेपाल में हिल यात्रा को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगर मैं नेपाल की बात कर लूँ तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और अगर मैं बात करूँ नेपाल की, तो नेपाल के PM आपके खड़ग प्रसाद ओली जी हैं, और नेपाल का राष्ट्रीय पशु आपका गाय है, और नेपाल के संविधान को 20 वामन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन तो लास्ट टाइम आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विंसर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका विंसर महादेव मंदिर आपके अल्मोड़ा में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा की बात करूँ तो बाल मिठाई का घर और आपके ताम्रनगरी के नाम से अल्मोड़ा को जाना गया है। और आपका अल्मोड़ा में ही द्वारा हाट है, जिसे मंदिरों की भूमि या मीठी मूलियों का शहर कहा जाता है, और जागेश्वर धाम भी आपका द्वारा हाट में ही आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अल्मोड़ा आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेतोल मेला कहाँ लगता है? तो चेतोल मेला आपका चंपावत के लोहा घाट में लगता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। सेम इसी प्रकार से एक चैती मेला आ जाता है, जो कि आपका उधम सिंह नगर के काशीपुर में लगता है, और आपका खोखरो का टीला काशीपुर में है, और पुराना नाम काशीपुर का गोबीसाण था। और इस गोबीसाण से ही आपके कुषाण काल के समय की कुछ मुद्राएं मिली है। और आपका सबसे पुरानी सूती मिल उत्तराखंड की, ये भी आपके काशीपुर में ही थी।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है काशीपुर से। क्वेश्चन नंबर 6 है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत आपके प्रताप शाह जी ने की थी, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर मैं साथियों प्रताप शाह जी से और क्वेश्चन बनाऊं तो आपके टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना प्रताप शाह जी ने की। और आपके अगर मैं बात करूं तो टिहरी में पुलिस थाने की व्यवस्था भी आपके प्रताप शाह जी ने ही की थी। और अगर मैं बात कर लूं कि प्रताप नगर को किसने बसाया था, तो ये भी आपके प्रताप शाह जी ने बसाया था। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था कीर्ति शाह। वैसे इनके 3 पुत्र थे, कीर्ति शाह, विचित्र शाह और कुंवर सुरेंद्र शाह। तो इसमें से कीर्ति शाह जी राजा बनते हैं अगले पवार वंश के, और इन कीर्ति शाह जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को करवाया था। जैसे अगर मैं बात कर लूँ तो इन्होंने कीर्ति शाह जी की अब मैं बात करता हूँ, तो वर्ष 1897 में 110 मीटर ऊंचा घंटा घर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। उसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ तो हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। और वर्ष 1894 में कीर्ति नगर की स्थापना कीर्ति शाह जी ने की। उसके बाद टिहरी के समुदाय या व्यक्तियों के लिए बिजली की व्यवस्था कीर्ति शाह जी ने ही की थी। और प्रताप जो टिहरी में प्रताप हाई स्कूल कॉलेज की स्थापना की गई थी वो भी आपकी कीर्ति शाह जी के द्वारा की गई थी। और अगर मैं बात कर लूँ कंपेनियन ऑफ इंडिया के नाम से एक उपाधि दी गई थी 1898 में गौरव सरकार के अंग्रेज सरकार के द्वारा, कंपेनियन ऑफ इंडिया, वो भी कीर्ति शाह जी को ही दी गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कीर्ति शाह जी से। और इन्होंने उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम भी खोला था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। और आपके मानवेंद्र शाह जी का तो आपको पता होगा कि अंतिम ये पवार राजवंश के अंतिम राजा हुए हैं, टिहरी के भी अंतिम नरेश हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू जी ने पेशावर कांड से प्रभावित होकर संपूर्ण गढ़वाल या संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस कांड में जो निहत्थे आपके पठान थे, जो आपका नमक सत्याग्रह में जिन्होंने भाग ले रखा था, तो उन पर आपकी जो एक गढ़वाल बटालियन या वीरचंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में जो बटालियन थी उसने गोली चलाने से मना कर दिया था, और जिसके फलस्वरूप उन्हें सज़ा भी मिली थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो इस कामयाबी को देखते हुए या इस एक अच्छे कार्य को देखते हुए मोतीलाल नेहरू जी ने पूरे भारत में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी, क्योंकि इस एक घटना से काफ़ी एकता मिली थी, पूरे भारत में एकता का स्वरूप भी जागृत हुआ था। तो इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था, ये भी डेट महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देवभूमि मुस्कान योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो देवभूमि मुस्कान योजना वर्ष 2009 में शुरू हुई थी। अब मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ कि क्या है देवभूमि मुस्कान योजना। तो वर्ष 2004 में ऐसे समुदाय जो समाज से वंचित था या वंचित है, ऐसा समुदाय, जैसे मैं कह लूँ कि आप अगर रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत निम्न स्तर के व्यक्ति मिलेंगे जो एक तरह से भीख मांगते हुए मिलते हैं। या आप अगर जाएंगे तो कहीं जहाँ पर खनन हो रहा हो तो उस खनन में जो मजदूर लगे हुए होते हैं, जैसे आपका तंबू लगा के वो अपना जीवन यापन करते हैं और एक प्रकार से खनन में मजदूरी करते हैं। तो ऐसा वर्ग जो समाज से वंचित हो या समाज से हटा हुआ हो, तो उन समुदाय के बच्चों के लिए देवभूमि मुस्कान योजना है। क्या है, इसमें निःशुल्क शिक्षा देना है और एक उत्कृष्ट स्तर की या मैं कह दूँ एक अच्छे स्तर की शिक्षा मुहैया कराना है उस आपके एक प्रकार से कह दूँ जो समाज से वंचित वर्ग है उसे। तो ये थी देवभूमि मुस्कान योजना। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध किससे है? तो आपका समाज से वंचित वर्ग को शिक्षा प्राप्त कराना निःशुल्क। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान की स्थापना
कहाँ हुई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध केंद्र, जिसे हम एरीज के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो वर्ष 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जिस समय इसकी स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय आपके वाराणसी में था। उसके बाद वर्ष 1955 में इसका मुख्यालय स्थानांतरण किया गया और आपके नैनीताल में शेर का डांडा नाम से पहाड़ियाँ थी, तो वर्ष 1955 में शेर का डांडा नामक पहाड़ियों पे इसे स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद पुनः 1961 में मनोरा पहाड़ी नैनीताल में ही है, वहाँ पर इसका मुख्यालय लाया गया। और उसके बाद में अगर मैं और बात करूँ इसकी, तो एरीज की अगर मैं बात कर लूँ तो वर्ष 1954 से लेकर वर्ष 2000 ईस्वी तक ये आपके उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत रही। उसके बाद में 2000 से 2004 तक ये उत्तराखंड के अंतर्गत रही और 2004 के बाद ये लगातार भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत है, या सभी वित्त इनको पोषित जो करती है भारत सरकार ही करती है। उसके बाद में बात करूँ तो इस आर्यभट्ट प्रक्षेपण के माध्यम से ही 30 मार्च 2016 को देव स्थल स्थान पर आपका ऑप्टिकल दूरबीन को भी लगाया गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने ये फैक्ट बताए हैं, तो इन्हें नोट करके चले। अगर क्वेश्चन आएगा स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ था, तो आपको लगाना है या स्थापना कहाँ पर हुई थी, वाराणसी में, और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका मनोरा पहाड़ी नैनीताल में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकास पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके विकास पुरुष के नाम से नारायण दत्त तिवारी जी को जाना जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगर नारायण दत्त तिवारी जी के बारे में बात करूं तो इनका जन्म 1900, देखिएगा बड़ा कन्फ्यूजन है, अगर आप परीक्षा वाणी या बुक्स में जाएंगे तो 1924 दिया हुआ है, और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे और नेट पे तो वहाँ पे 1925 इनकी जन्म तिथि को दे रखा है। डेट सेम ही है 18 अक्टूबर को, तो इसमें बड़ा डाउट है। परीक्षा वाणी में 1924 है और आपका गूगल पे जाएंगे तो 1925 आपको देखने को मिलेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 1924 या 25 में नैनीताल के बल्यूटी गांव, जो कि आपका हल्द्वानी क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। और इनके हम राजनीतिक सफ़र की बात करें तो इनका राजनीतिक सफ़र स्टार्ट होता है 1965 से। तो मैं सर यहाँ पर आपको पहले ईयर लिख दूँ जो महत्वपूर्ण है। पहला ईयर है 1965, जब इन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए थे, यानी कि कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद में वर्ष 1969 महत्वपूर्ण है। वर्ष 1969 में पहली बार एमएलए बने थे, यानी कि विधायक, और आपके काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक बने थे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं वर्ष 1976 की, तो वर्ष 1976 में इन्हें पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उसके बाद अगर बात करूं 1980 की हम चलें, तो वर्ष 1980 में पहली बार ये सांसद बने। आपके नैनीताल जो सीट है वर्तमान में भी ये सांसद सीट है, और जहाँ से आपके अजय भट्ट जी वर्तमान में सांसद है, तो इस नैनीताल सीट से 1980 में सांसद बने थे, यानी कि एमपी। उसके बाद में वर्ष 1984 में पुनः ये दूसरी बार सीएम बने यूपी के। उसके बाद पुनः 1988 में ये आपके सीएम बने उत्तर प्रदेश के, यानी कि तीसरी बार। और उसके बाद में 22 मार्च 2002 को उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित सीएम बनने का भी इन्हें गौरव प्राप्त हुआ था। तो देखिएगा कितने सारे सन हैं। 65 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और 69 में काशीपुर से एमएलए बन गए। 1976 में पहली बार यूपी के सीएम बन गए। 1980 में पहली बार नैनीताल से सांसद बने। 1984 में दूसरी बार यूपी के सीएम बने। 1988 में तीसरी बार यूपी के सीएम बने, और 24 मार्च 2002 को ये पहले निर्वाचित सीएम बने उत्तराखंड के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद में 18 अक्टूबर 2018 को उत्तराखंड के विकास पुरुष कहे जाने वाले नारायण दत्त तिवारी जी का निधन हुआ था। तो सारे ही फैक्ट नोट कर लें। मैं इसलिए आपको ये बताता हूँ, जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्हें याद है, उनका रिवाइज हो जाएगा। और जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं वो इन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और आगे आगे कभी भी एग्ज़ाम जब आपके नज़दीक आए तो वहाँ पर आप इन्हें याद करोगे, तो एक अच्छे तरीके से आप इन्हें याद करोगे और कम समय में याद कर लोगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैक्स मूलर ने गढ़वाली भाषा को किसका रूप माना है? तो गढ़वाली भाषा की बात करूं तो अलग अलग विद्वानों ने या अलग अलग इतिहासकारों ने इसके विकास का स्वरूप अलग बताया है। कुछ ने इसे खड़ी बोली का रूप कहा है, तो कुछ ने इन्हें प्राकृत का रूप दिया है, तो किसी ने पाली का रूप दिया है। तो हम बात करने वाले मैक्स मूलर जी की, कि मैक्स मूलर जी के अनुसार गढ़वाली भाषा किसका रूप थी? तो मैक्स मूलर जी ने इसे आपका प्राकृत भाषा का रूप बताया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। और मैक्स मूलर जी के बारे में एक बात करूँ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है कि आपने आर्यों का नाम सुना होगा, जिन्होंने भारत में वैदिक सभ्यता को शुरू किया था। तो अलग अलग विद्वानों ने मत दिए थे कि आर्य, कुछ ने कहा उत्तरी ध्रुव से आए, कुछ ने कहा मध्य एशिया से आए, कुछ ने कहा तिब्बत से आए। तो जो सबसे प्रमाणित तथ्य माना गया है, तो आर्यों का तो माना गया मध्य एशिया के निवासी थे, और मैक्स मूलर के अनुसार भी कहाँ के निवासी थे? आर्य मध्य एशिया के ही निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमर शहीद श्रीदेव सुमन फिल्म कब प्रदर्शित हुई? तो ये फिल्म थी आपके श्रीदेव सुमन जी के जीवन चित्र पर आधारित, जो कि गढ़वाली फिल्म थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अमर शहीद श्रीदेव सुमन फिल्म किस भाषा की थी? तो गढ़वाली भाषा की थी। इसका प्रकाशन वर्ष 2007 में किया गया था। उसके बाद श्रीदेव सुमन जी के बारे में मैं बात कर लूँ तो आपको पता होगा कि इनके निधन हुआ था, या 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद में इनकी मृत्यु हुई थी 25 जुलाई 1944 को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है और अधिकांश स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस का पता है आंसर। उसके बाद में इनकी मैं बात करूँ श्रीदेव सुमन के जन्म की, तो मई 1916 में श्रीदेव सुमन जी का जन्म टिहरी के जोल गांव में हुआ था। 1930 में मात्र 14 वर्ष की आयु में इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया, और 23 जनवरी 1939 को इन्होंने टिहरी प्रजामंडल की मांग भी की थी, स्थापना भी की थी देहरादून में, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? तो अगर मैं उत्तराखंड में बात करूं तो आपके राजी जनजाति के लोग अधिकांश आपके जंगलों में निवास करते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, राजी जनजाति के लोग। अगर मैं उत्तराखंड में जनजाति की बात कर लूं तो मुख्य रूप से उत्तराखंड में 5 प्रकार की जनजातियां हैं, जैसे कि आपका थारू हुई, भोटिया हुई, आपकी बोक्सा हुई, जोनसारी हुई और राजी हुई। क्वेश्चन पहला बनेगा कि इन्हें जनजातीय समूह में किस वर्ष शामिल किया गया? 1967 में इन्हें जनजातीय समूह में शामिल किया गया था। वर्तमान में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय उत्तराखंड का है थारू, और उसके बाद में आपका जोनसारी आ जाता है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ कि सबसे कम कौन सा जनजातीय समुदाय है, तो आपका राजी आ जाता है इन 5 में। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति की जनसंख्या कहां पर है, तो आपके यूएस नगर में है, और सबसे न्यूनतम जनजाति आ जाए तो आपका रुद्रप्रयाग में आएगी। अगर वहीं प्रतिशत में जनजाति मालूम कर ले तो उधम सिंह नगर में ही सर्वाधिक प्रतिशत में भी है, और न्यूनतम अगर प्रतिशत में मालूम कर ले तो टिहरी गढ़वाल में न्यूनतम जनजातीय आपका प्रतिशत आता है। और मैं अगर बात कर लूँ तो सर्वाधिक जनजाति भारत के लेवल पर चलें तो सर्वाधिक जनजाति आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, और जनजातियों का मसीहा आपका ठक्कर बप्पा को कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लिखते रहा करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, हर्षवंती बिष्ट क्या है? तो या इन हर्षवंती बिष्ट का संबंध किस खेल से था? तो आपके पर्वतारोही हैं ये हर्षवंती बिष्ट जी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेदमाला किसकी रचना है? तो आपके वेदमाला रचना है सत्य नारायण रतुड़ी जी की, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। वेदमाला रचना है आपकी सत्य नारायण रतुड़ी की। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्याम किस देश का प्राचीन नाम है? तो आपको जो श्याम प्राचीन नाम है वह थाईलैंड का है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। श्रीलंका से एक महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है कि दुनिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो पहले समझिएगा प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी कौन?
तो एस भंडार नायके पूरी दुनिया में या ऑल वर्ल्ड में पहली महिला पीएम थी जो श्रीलंका की पीएम थी। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है। और अगर मैं बात कर लूँ श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की दो राजधानियां हैं, एक आपकी कोलंबो आती है और नई राजधानी इसकी जयवर्धनेपुरम कोट्टी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो आपका बिरजू महाराज जी का संबंध कथक से है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाहियान किस देश का निवासी था? तो आपका फाहियान निवासी था चीन का, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। अगर मैं चीन के यात्रियों का क्रम की एक ट्रिक बता दूं, तो चीन के यात्रियों के आने की क्रम है जो मेन आए थे, फांसी हुई। ट्रिक है आपका फांसी हुई। तो फा से आपका फाहियान आ जाएगा, से आपका संयुगन आ जाएगा, है से आपका ह्वेनसांग आ जाएगा और आपका ए से आपका इति संग आ जाएगा। तो ये आपके क्रम हैं भारत में चीनी यात्रियों के, फाहियान, संयुगन, ह्वेनसांग, इति संग। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ईरान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे भारत की संसद को संसद कहा जाता है, और आपका एक आता है बांग्लादेश का जिसे नागरिक पंचायत या नगर पंचायत के नाम से जाना गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो आपका ईरान की संसद को मजलिस के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपका ओ ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्काउट गार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो स्काउट गार्ड की स्थापना आपकी वर्ष 1908 में की गई थी, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आपके 8 मार्च को तो महिला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय, आपको पता ही होगा, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? जिसे दमदम हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके कोलकाता, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है आपका सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, और ये राजधानी भी है आपकी पश्चिम बंगाल की। और अगर मैं बात कर लूँ, कोलकाता को बसाया था जो चोरनोक जी ने। और अगर मैं बात कर लूँ तो कोलकाता से आपकी दिल्ली राजधानी स्थानांतरण हुआ था 1912 में। और वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में ब्रिटिश भारत के समय में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी आपके कोलकाता में की गई थी। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का जो आपका स्थान है वह दिल्ली में है। आपका सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 में दिया हुआ है, और 124 के फर्स्ट में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश होगा। और अगर मैं बात कर लूँ कि हाई कोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 214 में आपका हाई कोर्ट का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो विक्टोरिया द्वीप आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। देखिएगा मैंने जो टेस्ट बनाया है, जैसे आप बोलते हैं कि उत्तराखंड के बड़े टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने उत्तराखंड के जैसे 15 क्वेश्चन में से लगभग 9 क्वेश्चन आपके परीक्षा वाणी से उठाए हुए हैं, और बाकी अन्य मैंने अलग अलग बुक से उठाए हैं। लेकिन परीक्षा वाणी से भी मैंने कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, इतने भी टफ नहीं है, लेकिन इस टाइप के हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसलिए परीक्षा वाणी को भी आप पढ़ के चलें, क्योंकि बेस आपका परीक्षा वाणी ही है, वहाँ से आज भी आप 40% या 40 से 45% एग्जाम में क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगर आप डीप पढ़ेंगे परीक्षा वाणी को तब। चलिएगा, प्रशांत महासागर की बात कर लूँ तो सबसे बड़ा महासागर भी है और सबसे गहरा महासागर भी आपका प्रशांत महासागर ही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पांडिचेरी का नाम बदलकर कब पुडुचेरी किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका बी, यानी कि 1 अक्टूबर। तो आज हमने 29 क्वेश्चन ले रखे हैं, क्योंकि हम जो एक क्वेश्चन आज कराने वाले हैं वो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में है। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, चाय किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ये हिंदी भाषा का एक आपका क्वेश्चन है। तो आपको कैसी वीडियो लगी तो पहले आप कमेंट्स कर दें, उसके बाद में
हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको लगातार क्विज मिलते रहेंगे डेली और न्यू अपडेट मिला करेगी। और पीडीएफ वगैरह की अगर मैं बात करूँ कि अगर आप 25 टेस्टों की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको मात्र 25 रुपये शुल्क देना पड़ेगा और एक बहुत ही अच्छे लेवल की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ अगर आप मिशन 746 की तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो एक बार हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करें। और वैसे तो मैं आपको टेस्ट करा रहा हूँ, डेली मैं आपको 30 क्वेश्चन देता हूँ उत्तराखंड के, और अगर हम ऐसे ही काउंट करें तो 4 माह में लगभग 3600 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप मन लगा के इन 3600 क्वेश्चन को याद कर लेंगे तो आपके 3600 में से अगर 40 क्वेश्चन आए हैं तो लगभग आपके 30 से 32 क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, अगर बशर्ते आपने वो 3600 क्वेश्चन रट रखे हैं, अच्छे तरीके से दिमाग में उनको सेव कर रखा है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं लगातार आपको पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, जब तक आपको डेली वीडियो दूंगा जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके और केदारनाथ क्लासेस परिवार भी आगे बढ़े। और आप भी हमारे परिवार से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो आपके सामने बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इसको प्रेस करने से आपको जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारियाँ मिल जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल से फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।